एक समय था जब फिलीपींस भारतीय छात्रों के लिए एमबीबीएस अब्रॉड का सबसे भरोसेमंद देश माना जाता था। हर साल हजारों भारतीय छात्र फिलीपींस जाके डॉक्टर बनने का सपना पूरा करते थे। अच्छी मेडिकल पढ़ाई, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, अच्छे क्लिनिकल ट्रेनिंग हॉस्पिटल और एजुकेशन और काफी अच्छे एफएमजी रिजल्ट्स छात्रों को फिलीपींस की हमेशा पहली पसंद बनाता था। फिर वर्ष 2021 आया, भारत में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिंग रेगुलेशन 2021 एफएमजीएल लागू हुए और पूरी तस्वीर बदल गई। नए नियम आए, नए सवाल बढ़े, उलझने बढ़ी और देखते ही देखते फिलीपींस भारतीय छात्रों की पसंदीदा सूची से गायब हो गया। लेकिन क्या किसी देश की कहानी यहीं खत्म हो जाती है, या फिर क्या एक जिम्मेदार देश चुनौतियों का सामना करता है, उन्हें स्वीकार करता है और फिर उन्हें पूरा करने का काम करता है? दोस्तों, आज का प्रेजेंटेशन इसी विषय पे है। हम यहाँ देखने आए हैं कैसे फिलीपींस वापसी के नियमों पे काम करता रहा है, कैसे वहां की बॉडीज जैसे चेड, पीआरसी, अन्य संस्कारी संस्थानों ने अपनी भागीदारी निभाई, कानूनों से, पूरे स्ट्रक्चरल प्रोसेस से उसको ओवरलैप करने की कोशिश की, और कैसे भारतीय एम्बेसी जो है, भारतीय दूतावास जो है, वो लगातार बातचीत और सहयोग से कोशिश में लगा रहा। आज हम ये भी समझेंगे क्या बदला, किसने बदला, क्यों बदला, और आज फिलीपींस वास्तव की किस स्थिति में खड़ा है। क्योंकि बच्चों का सवाल होता है, सर फिलीपींस को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आज ये प्रेजेंटेशन उसी को आपको दिखाएगी, समझाएगी और पूरे प्रोसेस से बताएगी कि क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं और आज की सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। और फिलीपींस ने इस पूरे दरमियान 4-5 साल क्या क्या नए नए कदम उठाए, और अंतिम निर्णय आपका होगा। हमारा काम सिर्फ आपको फैक्ट्स, फिगर्स और रिलेटिवली डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस देना होगा, और हम आपको थोड़ी सी अपनी ओपिनियन भी साझा करेंगे। सो दोस्तों, आज का हमारा विषय है एमबीबीएस इन फिलीपींस, अ यस और नो फॉर सेशन 2026 विद फैक्ट्स, लॉ, प्रोग्रेस एंड द फाइनल पेंडिंग क्वेश्चंस। सो दोस्तों, आज के इस पूरे प्रेजेंटेशन में आइए मैं डिस्कस करता हूं किन किन मेन पॉइंट्स पे आपको कवर करेंगे। पहली बात, फिलीपींस बच्चे क्यों जाते थे, क्या स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस थे जो बच्चे फिलीपींस को चुना करते थे। दूसरा हम कवर करेंगे एफएमजीएल रेगुलेशन 2021 के बाद क्या चेंज हुआ, कैसे फ्रेमवर्क में प्रॉब्लम आई और कहां पे आज की डेट में हमारा सिचुएशन है। एम्बेसी की एडवाइजरी की बात करेंगे जो इंडियन एम्बेसी इन मनीला ने इशू की थी, जो आज हर बच्चे के पास है, लेकिन इंटरप्रिटेशन में कहीं ना कहीं बच्चों को कंफ्यूजन होती है। फिर हम बात करेंगे रेगुलेटरी जर्नी की, रेजोल्यूशन 73 चैट की, और आज की डेट में फिलीपींस में क्या नई परिस्थिति हो गई है, किस लेवल पर डेवलपमेंट हुआ है। फाइनली जो मेन सवाल आता है रेसिप्रोसिटी का, बिकॉज जब भी फिलीपींस की बात होती है हमेशा वर्ड रेसिप्रोसिटी का आता है, उस पे हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। एंड फाइनली आज हम कहां खड़े हैं इस पे हम आपको पूरा प्रेजेंटेशन में अल्टीमेट बताएंगे। सो आइए शुरू करते हैं फिलीपींस की जर्नी। दोस्तों, फिलीपींस की जर्नी शुरू हुई इस कानून से, भारत का राज्यपत्र द गैजेट ऑफ इंडिया फॉरेन मेडिकल लाइसेंसिंग रेगुलेशन 2021, और इस कानून के अंदर ये सारी कंडीशन थी जो आपको किसी भी देश के लिए फुलफिल करनी थी, किसी भी कॉलेज के लिए फुलफिल करनी थी। और यहां पे लेके जो एक्चुअली फिलीपींस को लेके बच्चों को प्रॉब्लम आई, वो आई लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन अब्रॉड क्लॉज 4B को लेकर, जो बच्चों को लाना था। 4B का मतलब क्या था? 4B का मतलब ये था, आप जिस भी देश में जा रहे हैं वहां का आपको लाइसेंस मिलने की एग्जैक्ट जो लोकल स्टूडेंट है उसके हिसाब से आपको लाइसेंस लेके आना है। लाइसेंस मतलब प्रॉपर लाइसेंस, राइट टू लाइसेंस नहीं, प्रॉपर आपको लाइसेंस लेके आना है। और यहीं पे क्योंकि फिलीपींस की जो बॉडी थी दैट इज पीआरसी, और जो उनका एग्जाम होता है लाइसेंसिंग का दैट इज पीएलई, उसको देने के लिए कुछ कुछ कंडीशंस थी। कहीं ना कहीं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही थी। और दोस्तों, उसके बाद एक स्ट्रक्चरल प्रोसेस शुरू होता है, एक जर्नी शुरू होती है जो मैं आपको लेके जाऊंगा। लेकिन यहां समझने का विषय है दोस्तों, जब एनएमसी एफएमजीएल रेगुलेशन लेके आई थी तो इंटेंट डेफिनेटली ये था कि फॉरेन एजुकेशन में जो मैनिपुलेशन है या जो खराब एजुकेशन है उसमें इंप्रूवमेंट आए, राइट। और इसीलिए ये सारी कंडीशन लाई गई थी, क्योंकि अगर आप लाइसेंस अपने बच्चे को, लोकल बच्चे को और हमारे इंडियन बच्चे को भी वही देंगे तो नेचुरली आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वही ग्रांट करेंगे। लेकिन हुआ क्या इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि हर कंट्री का अपना फ्रेमवर्क था और एफएमजीएल के नियमों के हिसाब से वो फ्रेमवर्क लागू कर पाना बहुत ही मुश्किल था। एक्चुअली मैं आपको बताता हूं, काफी चीजें दोस्तों ऐसी होती हैं हम यहाँ ऑफिशियली बोल नहीं सकते, लेकिन अंदर खाने हम एंड टू एंड जानते हैं कहां पे क्या हुआ। लेकिन वो दौर शुरू हुआ जहां मैनिपुलेशंस का दौर शुरू हुआ, जहां हर तरह की मैनिपुलेशन हुई। मैनिपुलेशन कॉलेजेस द्वारा हुई, मैनिपुलेशन कंट्रीज द्वारा हुई, मैनिपुलेशन कहीं ना कहीं जो हमारे दूतावास थे उन कंट्रीज में, उनके एडवाइजरीज में बार बार परिवर्तन आया और कंफ्यूजन की स्थिति देखने को मिली। और ये बहुत ही भयंकर मैनिपुलेशन था, और ये सारे एविडेंशियल मैनिपुलेशन है, राइट। इंटर्नशिप को लेके, लाइसेंसिंग को लेके, करिकुलम को लेके, डॉक्यूमेंटेशन के एडजस्टमेंट्स को लेके, और ये दिखाया गया कि कैसे हम फुलफिल करते हैं। और मैं आपको क्लियरली बोल देता हूं दोस्तों, जिन कंट्रीज में आप आज भी जा रहे हैं
उनमें से कई कंट्रीज ऐसे हैं एफएमजीएल रेगुलेशन के कंप्लायंसेस को फुलफिल नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ये बात मैं जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं, राइट। लेकिन ऑन अ कॉन्ट्रेरी, क्योंकि फिलीपींस शायद एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कंट्री है, एक प्रोसेस ड्रिवन कंट्री है, अगर यही सब करना होता तो शायद वो 2022 में अपने आप को फिर से ले आता, लेकिन वहां वो पॉसिबल नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी फेडरल स्ट्रक्चर, इट्स अ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, जहां मल्टीपल मेडिकल बॉडीज हैं, जहां हर बॉडी को ऑटोनोमस पावर दी गई है और कोई बॉडी किसी दूसरे को ओवरलैप नहीं कर सकती है। तो जब तक आप अपने सिस्टम में स्ट्रक्चरल बदलाव नहीं करेंगे, जब तक आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं करेंगे, तब तक आप वहां पे आगे नहीं बढ़ सकते। दैट इज अ कंट्री, दैट इज अ ब्यूटीफुल अबाउट दिस थिंग। और फिर इस प्रोसेस में फिलीपींस ने अपना प्रोसेस शुरू किया, स्टार्टेड विद करिकुलम स्ट्रक्चरिंग, क्लिनिकल पाथवे अलाइनमेंट, इंटर्नशिप फ्रेमवर्क बनाने का और रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन का, राइट। तो यहां पे बात सिर्फ ये नहीं थी कि हम कुछ भी छाप के दे दें, राइट, हम कुछ भी बता दें कि हमारी ड्यूरेशन है, ये हमारी इंटर्नशिप है, कैसे वैलिड है। मैंने लास्ट टाइम भी कवर किया था, इंटर्नशिप एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो शायद आप लोग इग्नोर कर जाते हैं। नहीं देखा तो वीडियो जरूर देखिएगा। और कैसे सेपरेट इंटर्नशिप और इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप बहुत क्लियर चीज है जहां बच्चों को तकलीफ हो सकती है। सो दोस्तों, पहले समझते हैं फिलीपींस बच्चे जाते क्यों थे, इससे बाद में हम आते हैं। फिलीपींस एक ऐसी कंट्री है जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, मैं कहूंगा एशिया की सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाली कंट्री है और वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। तो सबसे बड़ा फायदा ये होता था कि वहां पे जो भी आप हेल्थ केयर में पढ़ाई कर रहे हैं तो अलग, आप लोगों से भी जब बात करते थे, पेशेंट से भी जब बात करते थे, आपको काफी हद तक लोगों में इंग्लिश का रुझान था, तो आपको लैंग्वेज बैरियर कभी नहीं आता था। दूसरा, हाई पेशेंट इंटरेक्शन। फिलीपींस एक ऐसी कंट्री है जो एक आइलैंड नेशन है, मल्टीपल एपिजियोज हैं, बहुत हाई डेंसिटी कंट्री थी, और हाई डेंसिटी कंट्री होने के कारण वहां के हॉस्पिटल्स में पेशेंट लोड बहुत अच्छा होता था। नॉट अनलाइक अदर कंट्रीज जो बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड है, जहां पेशेंट देखने के नाम पे कुछ नहीं मिलता और मेडिकल की पढ़ाई में पेशेंट ही आपकी असली बुक होता है, तो यहां बच्चों को मिलता था। क्लिनिकल इंटरफेस बहुत अच्छा था, बेड साइड लर्निंग बहुत अच्छी होती थी, प्रॉपर बच्चों को कैडवर्स मिलते थे पढ़ने के लिए, देखने के लिए, राइट, और बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलती थी। इनकी क्लर्कशिप बोल लीजिए इतनी एग्रेसिव होती थी, और इतनी एग्रेसिव होती है अगर आप किसी बच्चे से पूछेंगे, लिटरली आपको उन 1 साल के अंदर जो रोटेशंस होती है बच्चों का, लिटरली वजन कम हो जाता है, इतनी एग्रेसिव क्लर्कशिप होती थी। यूएस इन्फ्लुएंस करिकुलम था, क्योंकि प्री मेडिसिन था और फिर मेडिसिन था, एंड बिकॉज फिलीपींस हैड बीन द यूएस कॉलोनी फॉर सो मेनी इयर्स, तो वहां काफी कल्चरल भी देखिए और एजुकेशन वाइज इट इज ऑल यूएस इंटरफेस। तो पहले प्री मेडिसिन बच्चे को करना होता था और फिर मेडिसिन यहां पे करना होता था, सेम क्लिनिकल पाथवेज। देन फेवरेबल डिजीज एक्सपोजर, क्योंकि अगेन वो एक ट्रॉपिकल कंट्री है, आइलैंड नेशन है, वहां ठंड वाला ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं होता था, डिजीज भी काफी हद तक इंडिया वाली होती थी, तो बच्चों को काफी रेजोनेंस मिलती थी अपनी ट्रॉपिकल फेवरेबल डिजीज को लेकर। फिर काफी टाइम से इंडियन बच्चे ऑलरेडी जाते आए हैं फिलीपींस, ऑलमोस्ट आप देखिए 15 साल पहले तक भी बच्चे गए हैं, राइट। तो बच्चों को आपस में एक दूसरे से फीडबैक मिलता था और बच्चे वर क्वाइट सेटिस्फाइड इन द कंट्री, राइट। और एफएमजी, क्योंकि एफएमजी का रिप्रेजेंटेशन अच्छा इसलिए था क्योंकि फिलीपींस आपको क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत जबरदस्त देता था, पेशेंट इंटरेक्शन, हॉस्पिटल एक्सपोजर, और आज की डेट में स्पेशली करंट कॉन्टेक्स्ट में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था। एंड यस, स्ट्रक्चरल क्लिनिकल एक्सपोजर जो आपको इंटर्नशिप और प्रॉपर एक क्लर्कशिप वाला मोड आपको मिलता था। और भी कई कारण थे, बट प्राइमा फेसी ये रीजंस थे जो बच्चे फिलीपींस जाना पसंद करते थे और आउटपुट भी उनको डिजायर्ड आउटपुट मिलता था। दोस्तों, आज हम बात करते हैं, मैंने आपको बोला था मैं इस प्रेजेंटेशन को टू द पॉइंट क्रिस्प रखूंगा। सो ये था एम्बेसी ऑफ इंडिया मनीला फिलीपींस की एडवाइजरी, जहां एम्बेसी ने, ये आपका एडवाइजरी का लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं, हमने इसे थोड़ा सा डिजाइन कर दिया है। एक्चुअल अगर आप एडवाइजरी देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी, राइट, लेकिन मैंने पढ़ने के लिए और समझने के लिए थोड़ा सा इसको प्रेजेंटेशन में डाल दिया। यहां पे इंडियन एम्बेसी क्या बोलती है, ये जो एडवाइजरी इशू हुई है 17 जून 2026 को इशू हुई है। कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन, चेट जो होती है वहां की नेशनल मेडिकल कमीशन के बराबर होती है। Why its letter dated 8th of May informed the embassy that the MD degree awarded by higher education institution in the Philippines complies with the requirements prescribed under FMGL requirement, right, regulations। तो चेट ने बोला कि फिलीपींस कंप्लाई करता है FMGL रेगुलेशन को, पॉइंट नंबर 1, जिसके अंतर्गत वो 54 मंथ की डॉक्टर ऑफ मेडिसिन प्रोग्राम देते हैं, एक्सक्लूडिंग द BS प्रोग्राम बिकॉज मेडिसिन प्रोग्राम इज MD प्रोग्राम। सेकंड पॉइंट, दे ऑफर अ मैंडेटरी सब्जेक्ट इंटर्नशिप एज शेड्यूल, जो पढ़ाते हैं, करिकुलम जो है वो शेड्यूल 1 के हिसाब से सारे मैंडेटरी सब्जेक्ट्स वहां पे कवर कर रहे हैं, जो FMGL रेगुलेशन 18 नवंबर में दिया गया था। प्रोग्राम इज एंटायरली इन इंग्लिश। 12 मंथ इंटर्नशिप इन द सेम मेडिकल इंस्टीट्यूशन एज इट्स अटैच्ड हॉस्पिटल, जो भी अटैच्ड हॉस्पिटल है वहां 12 महीने की सेपरेट इंटर्नशिप हम यहां पे दे रहे हैं आफ्टर द प्रोग्राम कंप्लीशन। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेबिलिटी फॉर प्रैक्टिस इन द फिलीपींस, ये भी आपको मिल रही है। साथ में एम्बेसी बोलती है कि हमें रेजोल्यूशन नंबर 73 भी मिला था, मैं इसको समझाऊंगा रेजोल्यूशन 73 क्या था।
बाय द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फिलीपींस 11 मार्च 2026 को जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में प्रपोज किया गया था, जो दिया गया था एंडोर्सिंग, और उस रेजोल्यूशन में क्या था, द एमडी प्रोग्राम अर्न्ड इन द चैट रिकॉग्नाइज्ड HEI हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज फुल्ली कंप्लायंट विद नेशनल मेडिकल कमीशन रेगुलेशन। तो ये जो रेजोल्यूशन 73 थी, ये स्पेशली पास किया गया था इनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो इनका अपर हाउस होता है, वहां पे इसको दिया गया था। द रेजोल्यूशन फर्दर स्टिपुलेट that the full practice of medicine is a privilege granted to all the graduates of Doctor of Medicine, right? तो full practice उनको मिलेगी whether the citizen of Philippines or foreigners upon passing the PLE examination and in case of foreigners subject to compliance with the immigration laws। मतलब आपको पूरी सेम वेटेज मिलेगी और आप PLE एग्जाम पास करके जितने भी बच्चे यहां से HEI से पास हैं उनको मिल जाएगा, राइट? तीसरा पॉइंट बोला, as per the existing laws of the Philippines, medical graduates are required to take and qualify the physician licensing examination for registering and grant of license to practice medicine in the Philippines। ये मैंने आपको बताया PLE का एग्जाम है, और इसी को लेके इसमें इन्होंने क्लियर बताया कि बच्चे PLE का एग्जाम भी दे सकते हैं एज पर द एग्जिस्टिंग लॉज। ओके, चौथे नंबर पे बताया, हाउएवर, यहां पे एक पॉइंट रेस किया उन्होंने, foreign medical graduates can take the PLE only if the law of the country permit Filipino national to practice medicine under the same rules and regulation that govern their own citizens। मतलब हम आपको जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनको PLE की परमिशन जब दी जाती है जब उनका देश भी कहीं ना कहीं समानांतर भाव हमारे साथ रखता है। इसी को बोलते हैं दोस्तों रेसिप्रोकल एग्रीमेंट। गाइडेंस फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज ऑन इंडिया एस्टैब्लिशिंग द रेसिप्रोसिटी रिक्वायरमेंट अंडर द लॉज इज अवेटेड। फिलीपींस एम्बेसी ने, जो इंडिया में मनीला है, उन्होंने नेशनल मेडिकल कमीशन को रेसिप्रोसिटी के बारे में लिखा है। उनका कहना यह है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रेसिप्रोसिटी का जो वेटेज है उसका वेट कर रहे हैं। ये एक पार्ट रहा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू चैट देयर आर नो रिक्वायरमेंट टू क्वालिफाई फॉर PLE फॉर मेडिकल ग्रेजुएट हु इंटेंड टू प्रैक्टिस इन US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। अगर आप इन सारी कंट्रीज, क्योंकि फिलीपींस का इंटरनेशनल पाथवे भी काफी स्ट्रॉन्ग बनता है, बिकॉज इनका जो एजुकेशन सिस्टम है प्री मेडिसिन एंड मेडिसिन, वो US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वाला ही यहाँ पे फॉलो किया जाता है, राइट। तो अगर आप बच्चा कोई इन पाथवेज पे जाना चाहता है तो डेफिनेटली वो यहां से मूव कर सकता है, उसको PLE एग्जाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है, राइट। एंड फाइनली, prospective student who intend to take admission in CHED medical institution and intend to return and practice should verify and satisfy themselves with NMC prescribed guidelines। तो जो भी बच्चे फिलीपींस आना चाहते हैं वो एक बार अपने एंड पे भी चेक कर लें और इंश्योर कर लें कि फिलीपींस की जो गाइडलाइंस हैं वो कैसे फुलफिल हो रही हैं, राइट। अब दोस्तों बात ये आती है, इंपॉर्टेंट बात ये आती है, लास्ट गाइडलाइन जो आई थी 2022 में आई थी, और ये वाली जो एम्बेसी की एडवाइजरी आई है ये 2026 में आई है। इफेक्टिवली 4 साल बाद एम्बेसी की एडवाइजरी आई है। 4 साल तक इंडियन एम्बेसी इन मनीला ने कुछ भी नहीं बोला था। क्यों आई है, इसके पीछे जानना पड़ेगा हमको कि 4 साल में ऐसा क्या हुआ, क्या डेवलपमेंट हुई। Why did the Indian embassy in Manila issue positive advisory after a silence of almost 5 years? So दोस्तों, the advisory is the result of continuous institutional engagement। काफी ज्यादा वहां पे institutional engagement था, क्योंकि फिलीपींस में हर चीज के अलग अलग institutions हैं। Like CHED is the National Medical Commission, PLE is Physician Licensing Authority, then आपका PRC Regulatory Authority है, then Association of Philippine Medical Institutes, Philippines is considered to be one of the finest destination for high quality medical institute। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, आप थोड़ा सा गूगल सर्च करिएगा, रमन मैग्सेसे अवार्ड, जो अभी हम सोनम वांगचुक की भी बात कर रहे हैं, या कितने ऐसे लोग हैं जो उनको मिलता है लिटरेचर में, मेडिसिन में, अलग अलग फील्ड्स में। वो जो यूनिवर्सिटी है रमन मैग्सेसे, वो फिलीपींस में है। यूनिवर्सिटी ऑफ सैंतो थॉमस, यूनिवर्सिटी ऑफ डी ला सैले, ये वर्ल्ड की टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज हैं विद द फाइनेस्ट एजुकेशन, राइट। तो उनका भी एक एसोसिएशन है, आप कोई भी डिसीजन उनसे बिना पूछे नहीं ले सकते, तो उनके साथ भी पूरा कोऑर्डिनेशन किया गया। तो मेरा पॉइंट ये था कि जो अलग अलग इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट्स है, रेगुलेटरी डेवलपमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स थे इस दरमियान उनको साथ में लिया गया कि किसी का कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है और क्या इस रेगुलेशन में आप लोग साथ हैं। पहला, इस पूरे प्रोसेस में कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग हुई। एम्बेसी हैज बीन क्लोजली मॉनिटरिंग द कंसर्न्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स एंड द रेगुलेटरी पोजीशन इन द फिलीपींस। पिछले 5 साल में एम्बेसी ने इसलिए कोई आउटपुट नहीं दिया क्योंकि वो इस पोजीशन पे ऑब्जर्वेशन बनाई हुई थी, देख रही थी कि क्या हमारे पर्सपेक्टिव में पॉजिटिविटी कुछ हो रही है या नहीं हो रही है। दूसरे पार्ट पे इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट, रेगुलर डिस्कशंस वर गोइंग ऑन विद फिलीपींस अथॉरिटी इंक्लूडिंग चैट, PRC, DFA and the Department of Health to seek clarity and assurance, because embassy is at a very responsible position, बहुत sensitive position होती है। तो they were in a institutional engagement अलग अलग बॉडीज से कि कैसे हमारे जो रूल्स हैं स्पेशली रेसिप्रोसिटी को लेकर हम कैसे फुलफिल कर रहे हैं। थर्ड, documentation development, receipt of official communication from CHED 8th May 2025
explaining the MD program structure in compliance with FMGL regulation. तो चेड ने 8 मई 2025 को जो अपना लेटर दिया था, जो अपना ऑफिशियल कम्युनिकेशन किया था, उसके बाद एक और सिचुएशन आगे बढ़ी जहां उन्होंने बोला कि हम एफएमजीएल के कंप्लायंस रूल्स को कंप्लाई करते हैं, हमारी ड्यूरेशन को कंप्लाई करते हैं, करिकुलम जो मैंने आपको बताया और सारे एस्पेक्ट्स को लेकर लेजिस्लेटिव सपोर्ट। उसके बाद फिलीपींस ने, मैंने आपको बोला था, एक ऐसी कंट्री जहां बिना स्ट्रक्चर के कुछ नहीं होता, उन्होंने अपने पार्लियामेंट के अंदर एक रेजोल्यूशन दिया। उस रेजोल्यूशन में उन्होंने बोला, जिसे आप बोलते हैं रेजोल्यूशन नंबर 73, जो इंडियन एम्बेसी की एडवाइजरी में भी थी, 11 मार्च 2026 को, एंडोर्सिंग द कंप्लायंस ऑफ फिलीपींस एमडी प्रोग्राम्स विद इंडियाज रिक्वायरमेंट। सो दोस्तों, एक पार्ट था कि फिलीपींस जो इंडियन एम्बेसी है उन्होंने लिखा है नेशनल मेडिकल कमीशन को रेसिप्रोसिटी की क्लैरिटी के लिए। दूसरा पार्ट ये है, फिलीपींस गवर्नमेंट इज आल्सो ट्राइंग टू विथड्रॉ दिस रेसिप्रोसिटी फ्रॉम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो रेसिप्रोसिटी का क्लॉज है उसको हम आउटराइटली विथड्रॉ भी कर देते हैं। तो दोनों तरफ से चीजें पैरेलल चल रही हैं। Reciprocity under process. Philippines authorities have acknowledged the reciprocity requirement and are actively working with India for a resolution in their official capacity. And finally, student and safety interest. Large and growing number of Indian students pursuing medical in Philippines with a safe and supportive environment. इतने सारे एस्पेक्ट्स को लेकर, मतलब अलग अलग पूरे डेवलपमेंट को लेकर, finally the Embassy of India issued a positive advisory based on verified information, official assurances and ongoing positive development. सो यस, ये एक मैंने आपको रीजन बताया कि इन 5 साल में जो इंडियन एम्बेसी इन मनीला है उसने क्या रोल प्ले किया, और फाइनली वो आज इतने साल बाद एक पॉजिटिव एडवाइजरी नोट लेके क्यों आए हैं, विद अ कॉशन नोट आल्सो। हम कॉशन को भी डिस्कस करेंगे, राइट। सो दोस्तों, ये है हाउस रेजोल्यूशन नंबर 73, 11 मार्च 2026 हाईलाइट। आपने एम्बेसी की एडवाइजरी देखी, यहाँ पे भी हाउस नंबर रेजोल्यूशन 73 बताया गया है। तो हमारे लिए जरूरी है जानना ये रेजोल्यूशन था क्या, इस रेजोल्यूशन का आउटपुट क्या था। दोस्तों, पर्पस ऑफ दिस रेजोल्यूशन था, दिस states that Doctor of Medicine MD program offered by the CHED recognized higher education institute is aligned with the requirement prescribed under India's National Medical Commission regulation for Indian student. ठीक है, recognition of CHED, इसमें CHED ने recognize किया that the program offered by CHED recognized medical institutions satisfy the current academic framework. जो उनको academic framework चाहिए, duration, curriculum, internship, राइट, ये सारे फ्रेमवर्क्स को लेके हम यहाँ पे रिकॉग्निशन देते हैं। सपोर्ट फॉर इंडियन स्टूडेंट, स्पेसिफिकली एड्रेस इंडियन स्टूडेंट परस्यूइंग मेडिकल एजुकेशन इन फिलीपींस। देखिए दोस्तों, हुआ क्या है ना इस प्रोसेस में, जब 21 के बाद बच्चे जाना बंद हुए, बहुत सारे बच्चे जाते थे फिलीपींस, ऑलमोस्ट 10 से 15 हजार। और जब इतने बच्चे वहां जाते हैं ना किसी भी कंट्री में, उनका पूरा इकोसिस्टम डेवलप होता है, कंट्री को मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू बनता है। सीधी बात है, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। और जब वो कंट्री रियलाइज करती है कि इतने बच्चे, आप देखिए बड़ी से बड़ी कंट्री भी हमारे देश में एजुकेशन फेयर लगाती हैं, बीट ऑस्ट्रेलिया, बीट न्यूजीलैंड, क्यों लगाती हैं, बीट यूके, क्योंकि रेवेन्यू आता है। तो कहीं ना कहीं ये सारा जो रेजोल्यूशन हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ, इसी पर्पस से हुआ कि वापस से हमारे इंडियन बच्चे आए, बट थ्रू अ लीगल वे, राइट। मेडिकल प्रैक्टिस इन फिलीपींस, स्टेट दैट ग्रेजुएट्स में प्रैक्टिस इन फिलीपींस आफ्टर क्वालिफाइंग द पीएलई एग्जाम इन अकॉर्डेंस विद द फिलीपींस लॉ, राइट। उसके बाद बताएगा लेजिस्लेटिव पोजीशन, अपनी रेगुलेटरी, लेजिस्लेशन मतलब गवर्नमेंट की पोजीशन, expressed that the official position of the House of Representatives supporting the MD program and its alignment with India's regulatory framework. And finally, international cooperation encourages continued education cooperation between Philippines and India. दोनों के बीच में एजुकेशन कोऑपरेशन हो। वैसे कोऑपरेशन की बात करें, इंडिया फिलीपींस के कोऑपरेशन मल्टी डायरेक्शनल हो रहे हैं। अभी रिसेंट में भी हम देखें, इंडिया ने डिफेंस ट्रीटी की है, स्पेशल डिफेंस ट्रीटी, एंड नाउ इंडिया इज द चीफ एक्सपोर्टर ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल्स टू दिस कंट्री फॉर द सिक्योरिटी नीड्स, राइट। A House resolution is politically and institutionally the issue of Indian medical students have moved from private representation to formal consideration at national legislation. जो शुरुआत हुई थी, शुरू में जो कॉलेज लेवल की शुरुआत थी, जो इनिशिएटिव थे, जो मेन लोगों के द्वारा शुरुआत थी, आज वो एक नेशनल रेजोल्यूशन है जिसपे पूरी गवर्नमेंट ने वहां पे काम किया है, राइट। और वो नेशनल रेजोल्यूशन बोलते हैं तो क्या मतलब होता है उसका? देखिए, नेशनल रेजोल्यूशन का मतलब होता है जहां आपकी मल्टीपल एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, चैड, पीआरसी, लेजिस्लेशन और ऑफिस ऑफ फर्स्ट लेडी। दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको देखना है। अभी तक गवर्नमेंट की बॉडीज इन्वॉल्व थी, अब वहां की जो प्रेसिडेंट है मार्कोस जूनियर, उनकी जो फर्स्ट लेडी है, उनकी वाइफ, अब वो पर्सनली इस पूरे प्रोसेस में उतर चुकी हैं। द फर्स्ट लेडी लीजा अरानेटा मार्कोस हैज एक्चुअली गॉट इनटू दिस थिंग। उन्होंने मीटिंग कॉल की है और उन्होंने बोला है कि आई विल इंश्योर कि जो भी छोटे छोटे जो डॉक्यूमेंटेशनल चीजें रह गई हैं, पेपर वर्क रह गया है, रेसिप्रोसिटी को लेके जो क्लैरिटी रह गई है, आई विल मेक श्योर द रेजोल्यूशंस आर कंप्लीट। पब्लिक स्टेटमेंट, फर्स्ट लेडी Lisa publicly stated she was working with agencies to address concerns involving Indian medical students, meeting the Indian ambassador and government agencies in Manila.
और उसको लेके उन्होंने बहुत हाई लेवल मीटिंग की है। और इस पूरे प्रोसेस में इनके आने के बाद, लीसा मार्कोस के आने के बाद, who is the wife of the president of Philippines, because she is the lady, when she is there she can control, she can initiate and she is governing the whole process। और इन्होंने कमिटमेंट दिया है, I'll make sure कि जो भी अगर कोई रेगुलेटरी कंप्लायंस या पेपर वर्क की जरूरत है या रेसिप्रोसिटी को अलाइन करने की जरूरत है, I will do it and personally taking care of that। अब इसको लेके उन्होंने क्या किया, राइट? उन्होंने बोला I'll give you the documentation की गाइडलाइंस, we'll facilitate the regulatory support and the coordination, safe welcoming and student friendly environment ensure करेंगे, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉर एजुकेशन एंड लाइसेंसिंग क्या बनाएंगे हम यहाँ पे, एंड स्ट्रॉन्ग इंडिया फिलीपींस पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। सो दिस इज हाउ नाउ दिस थिंग इज इन द टॉप लाइन लेवल। सिर्फ कहने से नहीं है दोस्तों, ये आप देखिए, आई एम श्योर दिस विल गिव यू अ क्लैरिटी। ये है आपकी फिलीपींस की फर्स्ट लेडी और यहाँ पे पूरा डेलीगेशन कॉल ऑफ किया गया इस इनिशिएटिव के बाद। यहाँ आप देख सकते हैं इंडियन एम्बेसडर हैं, अटैची हैं और सारे जो मेन बॉडीज हैं, मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड, इमिग्रेशन से रिलेटेड, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, कमिश्नर ऑन हायर एजुकेशन, पीआरसी, डिस्पोरा इंडिया कनेक्ट, जो इस पूरे डिसीजन मेकिंग का पार्ट है, उनको एक टेबल पे लाया गया। उनको एक एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में लाया गया जो हमेशा फ्रेगमेंटेड होते थे। द एम्बेसी, और इंडियन एम्बेसी ने पोस्ट किया, इंडियन एम्बेसी इन फिलीपींस, the embassy appreciate First Lady Lisa Marcos for bringing together all the stakeholders to discuss and address the challenges faced by Indian medical students in the Philippines. The embassy remain committed to continue to work closely with all the concerned stakeholders for the lasting solution. So there is a, I'll say go ahead from both the side। ये Facebook post है पूरा, आप इसको follow भी कर सकते हैं। और लीसा मार्कोस ने बोला, we as a country are working closely with our agencies to address the concern regarding Indian medical students studying in the Philippines। We discussed practical solution to improve everything with respect to visa processing, unnecessary burden on the student, other professional and strengthen coordination between schools and the government agencies। The Philippines remain committed to welcoming international students who place their trust on the education। If we want to be an education hub, let's fix the system। Let's fix the system and make it easy। So दोस्तों, ये जो पूरा आउटपुट आ रहा है ना, ये जो कमिश्न में ये जो एक वर्ड्स आ रहे हैं ना, ये किसी कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, किसी unreliable sources से नहीं आ रहे। This is coming from the president office, this is coming from the first lady, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं with all the necessary officials in this process। और दोस्तों, इसको लेके मार्कोस ने कमिटमेंट दिया है, उन्होंने पूरी मीडिया ब्रीफिंग दी थी। उन्होंने कहा था, लीजा मार्कोस backs reform to attract more Indian medical students, right? Moving on the position as a competitive destination, Lisa Marcos is she's superheading a collaborative push to streamline bureaucratic process for foreign nationals। The first lady called on multiple state agencies to dismantle institutional bottleneck। ये जो institutional bottleneck है ना, कि definition ही clear नहीं है आज तक कि problem क्या है, क्योंकि किसी ने उस गहराई में अभी तक उस पे काम नहीं किया। That currently disrupt the academic entry of foreign students, जिसके कारण foreign students के entry में disruption आ गया, especially targeting the challenges faced by thousands of Indian students। इसको लेके she has done it। High level intervention aims to modernize the country's strict visa certification process, ensuring the local medical education ecosystem can be sustainably host global talent। एंड इसको लेके इन्होंने पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर दिया और इसमें एनएमसी अलाइनमेंट को लेके भी क्लियरली बोला कि जब तक हम बच्चा अगर हमारी कंट्री में आ रहा है, वी वेलकम देम बट विल एंश्योर कि यहाँ पे हमारे बच्चे को कोई कमिटमेंट प्रॉब्लम ना आए। सो दोस्तों, ये है पूरी जर्नी जो मैंने आपको बोला था, इस 5 साल की जर्नी। 2023 में पीआरसी ने क्लैरिफिकेशन दिया दैट ऑन पाथवे ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एंड द रेसिप्रोसिटी रिक्वायरमेंट, ठीक है, मैंने आपको बताया। उसके बाद 2024 में लेजिस्लेटिव एफर्ट्स हुए, प्रपोजल्स इमर्ज टू मॉडर्नाइज द मेडिकल एक्ट ऑफ फॉरेन ग्रेजुएट्स। मेडिकल एक्ट को अमेंड किया गया, ड्यूरेशन को लेके फ्लेक्सिबिलिटी दी गई, 4 साल की ड्यूरेशन को 4.5 साल की परमिशन थी, ऑल्दो वो कभी भी कर सकते थे बट ऑफिशियली उसको रिकॉग्नाइज किया गया। उसके बाद चेड ने कम्युनिकेशन दिया, चेड इन्फॉर्म द इंडियन एम्बेसी दैट एमडी प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड एफएमजीएल अलाइनमेंट, ऑफिशियल उनको कमिटमेंट दिया गया, ऑफिशियल उनको पूरा करस्पॉन्डेंस किया गया। 2026 11 मार्च को रेजोल्यूशन 73 जो मैंने आपको बताया था, जो उन्होंने अपने हाउस में, अपने पार्लियामेंट में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया और उसको अडॉप्ट किया उस पूरे रेजोल्यूशन को। तो जो भी काम हो रहा है ना दोस्तों, वो ऐसे ही नहीं हो रहा, वो बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में हो रहा है, बहुत प्रोसेस ड्रिवन वे में हो रहा है, यहाँ तक जो शायद मुझे लगता है किसी दूसरी कंट्री ने किया नहीं है। ज्यादातर कुछ, मैं सब कंट्री का तो नाम यहाँ नहीं बोल सकता, काफी कंट्री हैं जो ठीक भी हैं, बट कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो सिर्फ मैनिपुलेशन पे लगी हुई हैं, क्योंकि एफएमजीएल कंप्लायंस की पूर्ति जनरल वे में किसी कंट्री में हो ही नहीं सकती। ओके, देन फर्स्ट लेडी इंटरवीन, मैंने आपको बताया, उन्होंने एंगेज किया, सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे बिठाया एंड फाइनली 17 जून 2026 को इंडियन एम्बेसी ने
एक एडवाइजरी दी जो आप सबने देखा पॉजिटिव एडवाइजरी थी और बहुत ही टेक्निकली बैलेंस्ड एडवाइजरी थी. सो द डायरेक्शन इज वेरी क्लियर, थिंग्स आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन एंड द फाइनल लीगल क्लोजर जो पेपर वर्क है वो कभी भी हो सकता है बिकॉज कहीं भी इच्छा शक्ति की कमी नहीं है. एवरीवन इज ऑन द सेम पेज. सो दोस्तों अब एक सवाल आता है कि भाई कई लोग कहेंगे, ऑब्वियसली मैं भी क्रिटिक में से आता हूं, सो कि भाई अल्टीमेटली हुआ क्या? फाइनल अप्रूवल तो अभी हमारे पास नहीं आया ना, या फाइनल चीजें तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं मन में देखिए मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा नहीं है कुछ हुआ नहीं है, उसके पीछे बहुत सारा होमवर्क हो चुका है, उसके पीछे बहुत सारे लेजिस्लेटिव रेगुलेटरी स्टैच्यूटरी कंप्लायंसेस हो चुके हैं. एक फॉर्मल उसका अप्रूवल होना बाकी है, द वे वॉट एवर वे द गवर्नमेंट अप्रूव करती है. द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी इज जब इनका अगला हाउस बैठेगा विच इज द सेनेट, इनका जब बैठेगा तो दे विल गेट इट पास थ्रू द सेनेट एंड द 100% पॉसिबिलिटी इज दे विल विथड्रॉ द रेसिप्रोसिटी एग्रीमेंट जो ऑलरेडी वहां पे अडॉप्ट हो चुका है हाउस ऑफ रेजोल्यूशन के अंदर, राइट, रिप्रेजेंटेटिव के अंदर. सो द फेयर क्वेश्चन इज अगर कुछ नहीं हुआ तो चेड ने फॉर्मली कम्युनिकेट क्यों किया इंडियन एम्बेसीज को अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में विद एवरीवन इन द लूप? अगर कुछ नहीं हुआ तो हाउस रेजोल्यूशन नंबर 73 को क्यों अडॉप्ट किया गया उनकी पार्लियामेंट के अंदर? वर्क हैज बीन गोइंग ऑन. अगर कुछ नहीं हुआ तो फर्स्ट लेडी क्यों पर्सनली इन्वॉल्व हुई अपने इंडियन स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के लिए और इस चीज को रेगुलराइज करने के लिए? और अगर कुछ नहीं हुआ, व्हाई वाज द मैटर टेकन अप लेजिस्लेटिवली? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहां पे अडॉप्शन पे प्रोसेस पे गया. And अगर कुछ नहीं हुआ, why the proposal to reform the medical act has been pursued? They have been reforming the complete medical education. And why does the latest Indian embassy advisory issue this advisory after so long gap? क्यों इंडियन एम्बेसी को कोई जरूरत नहीं पड़ी थी, अभी भी वो साइलेंट रह सकते थे, but they've realized अगर कोई इंडियन एम्बेसी, भारतीय दूतावास इस तरह की एडवाइजरी देती है, उसको पता होता है इसका आउटपुट क्या आएगा, इसको पता होता है कि पब्लिक का रिएक्शन एक्सेप्टेबल मोड में आएगा. सो नेचुरली इंटरनली दे आल्सो नो थिंग्स आर गोइंग इन व्हाट डायरेक्शन. सो फाइनली ये जो डेवलपमेंट है ये क्या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं? दैट इशू इज एक्टिवली बीइंग एड्रेस्ड रादर देन इग्नोर्ड. हाईएस्ट लेवल पे इसको रेजोल्यूशन का चल रहा है. एनी टाइम इट कैन हैपन. द वर्डिंग इज फार फ्रॉम बीइंग क्रिटिकल एंड क्लेमिंग, राइट. तो ये मैंने आपको बताया. सो दोस्तों अब बात आती है कि इसमें हमें क्या करना चाहिए. सर फाइनल एक पर्सपेक्टिव बताइए. देखिए फाइनल पर्सपेक्टिव तो आपको लेना है, हमारा काम फैक्ट रखना था, हमारा काम एक सही पर्सपेक्टिव में आपको बताना था, एक डेवलपमेंटल जर्नी से गो थ्रू करना था. बट मुझे क्या लगता है कि ये क्योंकि 3 साल से भी कुछ डेवलपमेंट हो रहे थे बट वो कन्विक्शन नहीं आ रहा था, बट इस लेवल पे अभी चीजें पहुंच चुकी हैं. नेचुरली कभी भी हो सकता है. और एनीवेज अभी ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, 2 महीने भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है, लेकिन नेचुरली एज सून एज पॉसिबल मुझे लगता है विद इन कपल ऑफ मंथ्स इनिशियली हो जाएगा. और आपको जब अपना प्रोसेस आएगा आपका इफेक्टिवली, अगर आप 2026 में अभी एडमिशन लेते हैं तो इफेक्टिवली आप 6 साल बाद तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और होपफुली अभी तक ये पूरा इशू सॉर्ट आउट हो चुका होगा, राइट. फॉर द स्टूडेंट हु अंडरस्टैंड द रेगुलेटरी पोजीशन, हमने आपको बताया फिलीपींस क्यों अच्छा है, with very established structured medical education system, long history of Indian medical students going, English का massive usage है, highest English speaking country, documented regulatory engagement पूरा हमने analyze किया, significant clinical interaction यहाँ पे होता है, and active movement on remaining reciprocity. जो बाकी के reciprocity के कुछ clauses या कुछ amendments या जो भी रह गए हैं, they are very active on that. So finally I can say it's a partial yes. I mean obviously it's your call. The Philippines has shown one of the most structured and transparent institutional responses to India's FMGL regulation, जहां पे आपकी ड्यूरेशन, आपकी एजुकेशन, आपकी लैंग्वेज, आपका करिकुलम और सेपरेट इंटर्नशिप क्लियरली फुलफिल हो रहा है. एंड हमारी एडवाइस यहाँ पे बच्चों को यही है, यू कैन चूज फिलीपींस फॉर इट्स इवॉल्विंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. अगर आपको कन्विक्शन आता है ये सारी चीजें देख के, अगर आपको कन्विक्शन आता है इंडियन एम्बेसी और वहां की फर्स्ट लेडी और सारे स्ट्रक्चरल चीजों को लेके, आप मूव ऑन कर सकते हैं, राइट. एस्टैब्लिश मेडिकल एजुकेशन सिस्टम एंड ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट, नॉट मैनिपुलेशन. क्योंकि यहाँ पूरा टाइम, देखिए जब आप तरीके से काम करते हैं ना टाइम लगता है. अगर आप मैनिपुलेट करते हैं और कागज छाप के देना है या कुछ भी दिखाना है फिर तो कोई बात ही नहीं है ना. बट आप समझ लीजिए एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन को हर चीज के बारे में पता है. कई लोग कहते हैं कि सर कॉलेज तो लेटर देने को तैयार है, एक्स लेटर, वाई लेटर, इंटर्नशिप का लेटर भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी. बट दोस्तों रेगुलेटरी बॉडी में जो लोग बैठे हैं ना, दे आर हाईली एजुकेटेड, दे आर हाईली इन्फॉर्म्ड. उन्हें रोज कम से कम 1000 मेल आती होंगी बच्चों की या अलग अलग जगहों से, उन्हें सब कुछ पता है. अब मैनिपुलेशन तो वहां कर ही नहीं सकते दोस्तों. सो दोस्तों फाइनली यस, फिलीपींस 2026 वी कैन मूव एंड फाइनल आई एम श्योर जो चीजें हैं बच्चों को अश्योरेंस मिल जाएंगी. पास्ट इज डॉक्यूमेंटेड, हमने देख लिया. द प्रोग्रेस इज डॉक्यूमेंटेड, सारे हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन देख लिए. एंड पाथवे इज पॉजिटिव. If you want to go for this, then our says yes, it's a positive thing. You can take a positive call, but that call will be yours, right? That call will be yours. हमारा काम आपको educate करने का था.
सो आप पूरी चीजों को देखिए, समझिए और अपना इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। और इस डिसीजन मेकिंग में आपको अगर हमारी जरूरत है या हमसे और आप क्लैरिटी चाहते हैं इस प्रोसेस को गहराई में समझने में, तो आप हमारे नंबर 7678676001 पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, क्या होता है ना, कई बार एक बैलेंस कॉल भी लेनी होती है। हमें लगता है क्योंकि ये चीज एज सुन एज पॉसिबल वाले मोड पे है, और आज की डेट में बहुत से बच्चे काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि सर फिलीपींस कब आएगा कब आएगा कब आएगा। मुझे लगता है कि ऐसा टाइम है जहां आप एक बैलेंस डिसीजन लेने के लिए जा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आज इस कंटेंट को हम क्लोज करते हैं। आई एम श्योर इससे आपको एक अपना जो कंटेंट जो आपको अपनी इनहेरेंट डिजायर्ड इनपुट से मिल गई होंगी। इसके बाद कोई सवाल हो तो आप प्लीज हमसे संपर्क करिए। डेफिनेटली विल ट्राई टू हेल्प यू, विल ट्राई टू गाइड यू। थैंक यू।